राइट नाउ टिकटॉक ने एक अपडेट दी थी 2025 5वें माह की 8 तारीख को कि वो अकाउंट्स जो वायलेट करेंगे हमारी पॉलिसीज़ को उनको हम डिस्क्वालीफाई कर देंगे क्रिएटर रिवॉर्ड से। ठीक है, रीजंस क्या थे, पॉसिबल रीजंस कौन कौन थे? इन एलिजिबल अकाउंट टाइप। अब ये इन एलिजिबल अकाउंट टाइप कौन सी है, अब इसमें मैं आपको बताता हूँ। आप जब अपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो उस बेस के ऊपर टिकटॉक आपको ये एक वायलेशन देगा इन एलिजिबल टाइप की। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक चीज़ थी। अब इसमें ये नहीं कंसीडर होगा कि आपकी वीडियोस के ऊपर नॉट एलिजिबल आ रहा है तो क्या वो भी इस चीज़ में कंसीडर होगा? वो ऐसा इस चीज़ में कंसीडर नहीं होगा। आपकी वीडियोस के ऊपर नॉट एलिजिबल आता है तो उसमें आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम फेस करने की नहीं ज़रूरत पड़ेगी। इन एलिजिबल टाइप ये जो सबसे फर्स्ट नंबर पे है अकाउंट टाइप। ठीक है, इसमें कहाँ पे वेरिफिकेशन होगी? पाकिस्तानी आईडी कार्ड जो रिसेंटली पाकिस्तानी आईडी कार्ड्स यूज़ करके अपने अकाउंट्स को मोनेटाइज कर रहे हैं उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकती है। और वो क्या प्रॉब्लम हो सकती है या वो क्या इशू हो सकता है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ नेक्स्ट पिक्चर के अंदर, ताकि आपको क्लेरिफिकेशन हो कि इन एलिजिबल अकाउंट टाइप क्या चीज़ है। अब ये हमारे पास है अकाउंट इन एलिजिबल फॉर क्रिएटिविटी। अब फिलहाल तो इन्होंने क्रिएटिविटी प्रोग्राम लिखा हुआ है, वैसे ही क्रिएटर रिवॉर्ड है। ठीक है, राइट नो ये है कि काफ़ी चीज़ें टिकटॉक की तरफ से अपडेट होने वाली, लेकिन वो उस तरह से अपडेट हो नहीं पा रही। अब टिकटॉक की मोनेटाइजेशन का नाम है क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम, लेकिन यहाँ पे क्रिएटिविटी प्रोग्राम आ रहा है। जब हम अपील करने जाते हैं टिकटॉक फीडबैक वेबसाइट से, वहाँ पे क्रिएटर फंड आ रहा होता है। ठीक है, मोनेटाइजेशन का जब मैंने आपको प्रीवियस भी चेक करवाया था। तो यह है कि इसने काफ़ी ज़्यादा अपडेट्स लेके आए, लेकिन इसमें मसले वाली बात नहीं। अब ये इन एलिजिबल अकाउंट टाइप कुछ इस तरह से होगा। क्यों होगा, किस तरह से होगा? वी वेर अनएबल टू वेरीफाई योर आइडेंटिटी। ये प्रॉब्लम आपको आएगी जब आपकी आइडेंटिटी अप्रूव नहीं होगी। और आइडेंटिटी किन बेसिस के ऊपर नहीं होगी? जब आप अपना पाकिस्तान का आईडी कार्ड यूज़ करेंगे। इसका तरीकाकार क्या था वो मैंने आपको बताया था कि आप एसएसएन यूज़ करेंगे जिस कंट्री का आपका अकाउंट है, फ्रेश आपके पास एसएसएन होगा। पिक्चर फ्रंट साइड की जो भी है, उधर का आईडी कार्ड है फ्रंट साइड की पिक्चर होगी, बैक साइड की पिक्चर होगी। आप अप्लाई करोगे, आपका अकाउंट अप्रूव होगा। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे दो कंडीशंस हमारे पास आ जाती हैं उसको हम डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम आते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, क्योंकि इन कंडीशंस के बारे में आपको पता होना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या प्रॉब्लम आएगी जब हम अपने किसी एक सेलर से जिससे हमने एसएसएन बाय किया उसके थ्रू आउट हम जब अपने अकाउंट को अप्लाई करेंगे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए, इन केस हमारा वो एसएसएन जो हमें सेलर ने दिया है वो ज़्यादा बार यूज़ हुआ है, या फिर वो एसएसएन जो उसने आपको दिया हुआ है वो दूसरे लोगों को भी दिया हुआ है, उन बेसिस पे टिकटॉक आपको बोलेगा ट्राई अगेन। ठीक है, ट्राई अगेन आपको आएगा। आइडेंटिटी वेरिफिकेशन जहाँ पे लिखा हुआ था उसके आ गई अप्लाई नाउ जहाँ पे पहले होता है। ठीक है, उसकी जगह पे आ जाएगा कि ट्राई अगेन आपकी आइडेंटिटी इस एक एसएसएन के ऊपर जो आपने लगाया अप्रूव नहीं हुई है। ठीक है, और ये ट्राई अगेन वाला ये कि समझ लें कि आपको बार बार अपॉर्चुनिटी देगा, 3 4 5 6 दफ़ा आप लगा के कर सकते हो। इन केस दूसरी दफ़ा लगाया ट्राई करने के आया, तीसरी दफ़ा आया ट्राई करने गया, चौथी दफ़ा लगाया, आप मतलब चेंज करके लगा सकते हो। इसमें ऐसा कोई वेरिफिकेशन की नहीं है कि भाई इतनी एक लिमिट है इसके बाद आपकी आइडेंटिटी अप्रूव नहीं होगी। इसमें टेंशन वाली बात ही नहीं। ठीक है, अब इसमें करना क्या? इन केस जो आपके पास एसएसएन है मैक्सिमम चांसेस है कि ऐसा कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको। अगर आती है तो आपने क्या करना है, एसएसएन सेलर को मैसेज करना, उसको बोलना कि आपने मुझे यह फला फला एसएसएन दिया था, मेरी इस एसएसएन के ऊपर वेरिफिकेशन नहीं हुई है तो मुझे एक फ्रेश एसेसन दो रिप्लेस करके वो आपका एसेसन देगा। आपका अकाउंट 110% उसके ऊपर अप्रूव हो जाएगा, उसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अब एसेसन के ऊपर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आती भी है तो वो होगी री ट्राई की या ट्राई अगेन की। उसमें होगा कि आप दोबारा से अप्लाई कर सकते हो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए। इसमें मसला नहीं, मसला हमारे पास किसमें, जब हम पाकिस्तानी आईडी कार्ड के थ्रू आउट वेरिफिकेशन कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल हमने अपने पाकिस्तानी आईडी कार्ड के थ्रू वेरिफिकेशन की है और हमारी जो वेरिफिकेशन है वो अप्रूव्ड हो जाएगी। ठीक है, मतलब जब आपके पास ऊपर ऑप्शन आता है कि आपने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करनी, पाकिस्तानी आईडी कार्ड दिया, वो अप्रूव कर देगा। लेकिन क्या होगा, आफ्टर 7 to 8 डेज के बाद, 7 से 8 दिन के बाद आपको उसके ऊपर प्रॉब्लम आएगी। वो प्रॉब्लम क्या होगी वो हमने राइट नाउ यहाँ पे डिस्कस की, इन एलिजिबल अकाउंट टाइप की, कि टिकटॉक आपको इन एलिजिबल कर देगा और ये मसला जल्दी सॉल्व नहीं होता है और ना ही अभी राइट ना हो रहा है। आज से 8 माह पहले भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी टिकटॉक के ऊपर।
वो हुई थी यूके के अकाउंट्स के ऊपर। मसला क्या आता था, जब हम अपने आईडी कार्ड्स लगा के अप्लाई करते थे तो टिकटॉक उनको इन रिव्यू के अंदर डाल देता था। वो एक एक माह, दो दो माह इन रिव्यू में हमारी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए पड़ी रहती थी, अप्रूव्ड ही नहीं होती थी, ठीक है। वो प्रॉब्लम क्यों आई थी, क्योंकि उस टाइम पे यूके के अकाउंट हर तरफ यही चीज़ चल रही थी कि भाई यूके का अकाउंट बनाओ, पैसे बनेंगे आपकी, ये होगा वो होगा, ठीक है, यूके की सिम लो, ठीक है। ये तब एक हवा चली हुई थी, उस वजह से काफ़ी ज़्यादा टिकटॉक के ऊपर बल्क में ये चीज़ हुई। बल्क में होने की वजह से एल्गोरिदम बैठा, उस बेस पे टिकटॉक ने इनको जो है वो पेंडिंग के अंदर कर दिया। जब हम अपील्स करते थे कि हमारी जो आइडेंटिटी है वो अप्रूव नहीं हो रही, तो टिकटॉक हमारी मेल के ऊपर हमें रिप्लाई करता था कि वी अपोलोजाइज। वो इस चीज़ के लिए अपोलोजाइज भी कर रहा था, साथ बोलता था कि भाई राइट नो आप वेट करें, जब आपकी बारी आएगी उन बेसिस पे हम आपके आइडेंटिटी को अप्रूव करेंगे, ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा राइट नो अपील्स आई हुई हैं, ठीक है। और यही चीज़ राइट नो फिर से हो रही है। काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ की अपील्स भी आई हुई हैं इन एलिजिबल अकाउंट टाइप की, जिन्होंने पाकिस्तानी आईडी कार्ड्स के थ्रू आउट किए हुए थे, ठीक है। उनको प्रॉब्लम आ रही है, जिनको नहीं आई, जैसे चल रहे उसका हल नहीं है, वो वैसे ही चलेंगे, ठीक है। जिनको ये प्रॉब्लम आती है उनका फिर क्या सोल्यूशन है, आपकी ड्राइव के अंदर सबसे फर्स्ट अपील इसी एक चीज़ की पड़ी होगी, अगर पाकिस्तानी आईडी कार्ड यूज़ किया हुआ तो, ठीक है। अगर पाकिस्तानी आईडी कार्ड यूज़ नहीं किया हुआ तो फिर उस पर ऐसा आपको इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगी। एसएसएन के ऊपर आपके अकाउंट पे सच ये मसला नहीं आएगा, ठीक है। दूसरे नंबर पे कंटेंट वायलेशंस के ऊपर हमने इन डिटेल डिस्कशन की थी हमारी क्लास 1 के अंदर भी, फिर उसके बाद क्लास 8 के अंदर भी, दो हमने जो है क्लासेस के अंदर इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन की थी। कंटेंट वायलेशन में हमारे पास क्या क्या हो सकता है, वो कंटेंट जो हम किसी एक क्रिएटर का उठा रहे हैं और वो ऑलरेडी टिकटॉक पे बैठा हुआ है। अब वो ये नहीं कि भाई वो एक बंदा बैठा हुआ टिकटॉक के ऊपर, हम उसकी वीडियो उठाएंगे तो हमें आ जाएगा, ठीक है। अब वो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब वीडियोस सेम होंगी, आप जो वीडियोस अपलोड कर रहे हो दूसरे बंदे की वीडियो सेम होंगी, उन बेसिस के ऊपर टिकटॉक आपको वायलेशंस दे सकता है। अगर ऑफिशियल कंटेंट क्रिएटर बैठा हुआ है तो वो आपको वायलेशन दे सकता है। तो आपने करना क्या है, कंटेंट रिसर्च अपनी जितनी अच्छी हो सके वो करनी है। ये चीज़ मैंने आपको ड्यूरिंग क्लासेस भी बताई थी, जब आपको मैंने टास्क कन्वे किए थे तब भी बताई थी कि हर हफ्ते कंटेंट रिसर्च किया करें। मैं भी आपको, आज हफ्ता था, सुबह मैं इंशाल्लाह आपको कुछ कंटेंट्स और ग्रुप के अंदर शेयर करता हूँ। आप भी अपनी तरफ से हर वीकेंड पे ये अपना बना ले कि हमने हर वीकेंड पे कंटेंट रिसर्च करके चेक करवानी पड़नी, करवाया करनी। अब ये करवाने का मकसद क्या होगा, जब आप अपनी खुद की सेल्फ इंप्रूवमेंट करते रहोगे, हर वीकेंड पे, हर हफ्ते के बाद जो टिकटॉक पे ट्रेंड चल रहे हैं आप उनको ऑब्जर्व करोगे, उन बेसिस के ऊपर आपको आइडिया होना शुरू हो जाएगा कि भाई राइट नाउ टिकटॉक पे ये अपडेट्स आई हैं या ये कंटेंट चल रहे हैं, तो मैंने भी खुद को उन्हीं के साथ मूव ऑन करना, उसी हिसाब से मूव ऑन करना है। ना कि ये कि मैं दो दो तीन तीन माह, चार चार माह पुराने कंटेंट्स में बैठा हुआ, वही निकलेंगे तो मैंने आगे जाना है। तो ये है कि अगर वो नहीं निकलेंगे हम उनको साइड करके उसकी जगह पे मूव ऑन होंगे न्यू कंटेंट्स के ऊपर, ठीक है। बेसिकली टिकटॉक पे हमें ट्रेंड के साथ साथ चलना पड़ता है। जो अकाउंट नहीं चला उसको डिस्पोजेबल किया, 20 दिन देखे, नहीं चला साइड पे किया, उसकी जगह नया लेके आए, 20 दिन देखे चल गया, ठीक है, उस पर काम किया, मोनेटाइज किया, अर्निंग बनाई, फिर से कोई अकाउंट लेके आए, नहीं चला, फारिग कराया, साइड पे कर दिया, ठीक है। 15-20 दिन के बाद ओपन करके देखा, हाँ उनमें से कुछ अकाउंट्स के ऊपर व्यूज़ आए हैं कि नहीं है, क्योंकि टिकटॉक हमारे बड़े बड़े अकाउंट्स के ऊपर भी समटाइम हमारी वीडियोस को निकाल देता है। अब आप सबकी क्या साइकी बनी हुई है, एक एक अकाउंट स्टार्ट किया हुआ है, ग्रुप में बोल रहे होते हैं कि भाईजान 200 व्यूज़ नहीं आ, 200 व्यूज़ से ऊपर नहीं जा रहे, 300 व्यूज़ से ऊपर नहीं जा रहे, और काम किए हुए कितने दिन होते हैं, 4 दिन हुए होते हैं अपलोडिंग किए हुए, और 4 दिन में रोला डाला होता है कि भाई हमारी वीडियो नहीं वायरल जा रही, ठीक है। और अकाउंट भी पहले पहले लाके बैठे होते हैं। तो पहले आप चीज़ों को समझे, सीखे, बल्क में काम करें। अभी बड़ी चीज़ें आपकी सीखने वाली, ये नहीं कि अब आपने क्लासेस देख ली आप मास्टर हो गए, प्रैक्टिकल में आपको पता चलेगा कि भाई इस चीज़ पे हमने काम करना है, और सारी चीज़ें आपके काम करने से होनी, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ों को लेके परेशान ना हो हुआ करें, ना ही बैठ जाया करेंगे भाई मेरा ये अकाउंट है, मैं इस पे अपलोडिंग की है, 4 वीडियोस अपलोड की होती हैं, और वो बोल रहे होते हैं कि मोहसिन भाई व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, व्यूज़ नहीं आ रहे। व्यूज़ मैंने नहीं देने, व्यूज़ टिकटॉक ने देने हैं। किन बेसिस पे आपको व्यूज़ मिले, दो चीज़ें होंगी, एक आपकी अच्छी कंटेंट रिसर्च, दूसरी आपकी उस कंटेंट के ऊपर अच्छी एडिटिंग। इसीलिए मैं बार बार बोलता रहा हूँ कि मुझे कंटेंट रिसर्च, अपनी एडिटिंग, सारी चीज़ें खुद चेकआउट करवाया करें। तो ये है कि ये आपने काम करने, इन बेसिस के ऊपर ये आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब ये आप अपने बात जहनों में बिठा लें, क्योंकि मुझे फिर से पता है कि हर अब 4-5 दिन गुजरने, मुझे फिर से ये पोस्ट ग्रुप के अंदर नज़र आने कि मैंने ये एक अकाउंट चलाया था, मुझे 4 दिन हो गए अपलोडिंग कर रहा हूँ,
व्यूज़ मेरे 200 से ऊपर नहीं जा रहे। 20 अकाउंट, 20 दिन आपने देने हैं एक अकाउंट को, 10 अकाउंट चलाने हैं। 10 अकाउंट्स जो भी आपने चलाने हैं, हर हफ्ते उनकी अपडेट्स देनी है, हर हफ्ते आपने उसकी रिपोर्ट एक बना के सबमिट करवाया करनी सपोर्ट नंबर पे। बाकी ये है कि मैं यहाँ पे भी डिस्कशन करके आपके क्वेश्चंस का सोल्यूशन दिया करूँगा कि जो जो प्रॉब्लम्स आपको फेस करना पड़ रही हैं, ठीक है। हर हफ्ते अपना ये बना ले, अब मुझे बार बार बोलना ना पड़े कि मैं हर हफ्ते बोलूँ कि हाँ भाई अपने कंटेंट जो भी आप काम कर रहे हो मुझे चेक करवाओ। आप एक पूरे प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में उनके लिंक्स भेजो सपोर्ट नंबर पे। मैं खुद चेक कर रहा होता हूँ, रात को मैं खुद बैठा होता हूँ, दिन को लड़का बैठा होता है। मैं आपको वेरीफाई करके दूं जिन कंटेंट्स पे आप काम कर रहे हो, क्या वो ब्लर तो नहीं है, क्या उनकी क्वालिटी इंप्रूव होने वाली तो नहीं है, क्या वो कंटेंट जो आपने एडिट किया हुआ है उसकी एडिटिंग सही की है, हुक आपने अच्छी लगाई है, कैप्शंस आपने अच्छे लगाए हैं, स्टार्टिंग पॉइंट ठीक है, एंडिंग पॉइंट ठीक है, हैशटैग्स आपके ठीक है, वार्म अप अच्छे से कर रहे हो नहीं कर रहे हो, अकाउंट का यूजर नेम ठीक लिखा है, प्रोफाइल पिक्चर लगाई है कि नहीं लगाई। अभी 7200 चीज़ें हैं जो भी मैंने आपको गिनवाई है, ठीक है। और इनमें से आपके काफ़ी कम लड़के हैं जो कर रहे होते हैं। कुछ लड़के हैं जिनकी मैंने एडिटिंग्स चेक की है और मेरा दिल खुश हुआ कि हाँ एक लेवल की एडिटिंग उन्होंने की है। बाकी जितने भी एडिटिंग्स कर रहे हैं वो ना ये देख रहे हैं कि जो क्लिप मैं उठा रहा हूँ वो बिल्कुल भद्दा सा नज़र ही नहीं आ रहा, उसके अंदर ऑब्जेक्टिव हमारा बिल्कुल ब्लर क्लिप है, उसके ऊपर कैप्शन जनरेट करके आप उसको क्या करते हो एडिट करके स्पॉट नंबर पे भेजते हो, वो आधा स्क्रीन से बाहर जा रहा होता है जब फ्रेम चेंज होता है। तो ये चीज़ जब आप करेंगे तो भूल जाए कि हमारी वीडियोस टिकटॉक के ऊपर वायरल जाएंगी। पहले सीखें, सीख के ही टिकटॉक से पैसे बनेंगे। अब आप कहेंगे भाई हमने अपलोडिंग की है तो बस पैसे बनना शुरू हो जाएंगे, अपलोडिंग से कुछ नहीं होना। आपकी अर्निंग होगी अच्छी कंटेंट रिसर्च से, अच्छी कंटेंट एडिटिंग से। इन दोनों स्किल्स के ऊपर काम करो, इंप्रूवमेंट्स करो, अच्छे पैसे जितने आप बोलोगे टिकटॉक आपको पे करेगा, लेकिन पहले आपको इन दोनों चीज़ों को समझना पड़ेगा। और ये भी नहीं कि हम 7 दिन के बाद अब इसके ऊपर बैठ के कंटेंट रिसर्च या कंटेंट एडिटिंग किया करेंगे। डेली बेसिस पे 1 घंटा 2 घंटे निकाल के इसके ऊपर काम किया करें ताकि आपको पता हो। दूसरों से तेज रहेंगे तभी आप इस प्लेटफॉर्म पे कामयाब हो पाएंगे, अदरवाइज ये कि पीछे रह जाएंगे फिर आपने बोलना कि हमारा तो काम ही नहीं चला, ठीक है। इवन दो कि जितना मैंने आप सबके साथ कोऑपरेट किया, जिस तरह से मैंने सिखाया, कम्युनिटीज़ बनाए, हर चीज़ 1 बाय 1, कंटेंट चेकिंग के लिए मैं बोलता रहा हूँ, एडिटिंग्स के लिए मैं बोलता रहा हूँ। किसी आप दूसरे मेंटर के पास चले जाएं तो वो 50,000 रुपये की 50,000 रुपये फ़ी लेके भी आपको ये चीज़ें नहीं बताएगा। उसने क्लासेस देने, उसने बोलना कि भाई छुट्टी करो, अब आपने खुद काम करना है। अगर मैं कोऑपरेट कर रहा हूँ तो चीज़ों को थोड़ा सा समझे, सीरियस लें, काम अपना बढ़ाएं, जैसे मैंने बोला एज इट इज़ काम करें। अब मैंने ग्रुप में बोला था कि भाई ये वॉर की जो सिचुएशन चल रही है न्यूज़ पे काम करो। जैसे ही मैंने पोस्ट की, मैंने वो मैसेज किया था ग्रुप के अंदर, उसके अगले 5 मिनट बाद लड़के की पोस्ट आ गई थी ग्रुप में कि भाई मैंने ये न्यूज़ के ऊपर वीडियो लगाई थी, मेरा इसके ऊपर 5 साढ़े 5 लाख व्यूज़ आ गए, पता नहीं 2 3 घंटे हुए थे उसको वीडियो अपलोड किए हुए। तो ये चीज़ें हैं, हमें देखना पड़ता है। अब उससे आपका क्राइटेरिया पूरा होगा, फॉलोअर्स लगा के मोनेटाइज किया, कंटेंट चेंज किया, अच्छा कंटेंट प्रीमियम कंटेंट उसके ऊपर लगाना शुरू कर दिया। कोई एक आध वीडियो पे निकली 1 मिलियन 2 मिलियन व्यूज़ उसके ऊपर अगर आते हैं तो समझ लो कि 500 1000 डॉलर्स की अर्निंग है, सीधे सीधे 1.5 से 3 लाख रुपए की अर्निंग है, ठीक है। इतने आ जाए तो समझ लो कि आपके पास बैकअप बन गया। अब आप इसको फर्दर अपना वर्किंग को आगे एक्सपेंड कर सकते हो। तो चीज़ों को समझा करें। ग्रुप के अंदर आप हंसी मजाक कर रहे होते हो, बिल्कुल अपनी जगह पे ठीक है, लेकिन काम को काम लेके चला करें। आप एक दूसरे से पूछा करें कि हाँ भाई आप क्या कर रहे हो, किस तरह से कर रहे हो, क्या स्ट्रेटजी है आपकी। एक दूसरे को मोटिवेट किया करें, ग्रुप के अंदर अपने रिजल्ट शेयर किया करें। चाहे आपको नहीं व्यूज़ आ रहे फिर भी पिक्चर शेयर किया करें कि भाई मैं ये काम कर रहा हूँ, आप चेक करके बताएं क्या मेरी इस कंटेंट के ऊपर जो मैं काम कर रहा हूँ एडिटिंग ठीक है, मेरी हैशटैग ठीक है, मुझे वार्म अप करने की ज़रूरत तो नहीं है, मेरी प्रोफाइल पिक्चर उसका नेम सारी चीज़ें ठीक है कि नहीं। इतने लोगों ने मुझे अभी सपोर्ट नंबर पे अकाउंट्स भेज के चेक करवाए हैं। और काफ़ी ऐसे जिन्होंने सुबहान अल्लाह से अपने प्रोफाइल का ना तो यूज़र नेम लिखा हुआ ना पिक्चर लगाई हुई, ठीक है, वैसे ही अपलोडिंग कर रहे हैं। और जो वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वो भी ब्लर क्वालिटी के अंदर। इस तरह से करेंगे तो सक्सेस नहीं मिलेगी। बेसिकली ये कि मैं चीज़ें ये बार बार क्यों समझा रहा हूँ, क्योंकि आप इस पर काम करो, इस पे काम करेंगे तो फ़ायदे में रह जाएंगे। नहीं तो फिर आप देखते रहेंगे जिन्होंने अपनी तेज़ी पकड़नी है, जिनको पता है कि हाँ भाई ये चीज़ें चल रही, हमने इसके साथ साथ काम करना, उन्होंने आगे निकल जाना है। फिर आपने देखना है कि भाई इनका काम किस तरह से चला, हमारा क्यों नहीं चला। आप मार खाओगे दो चीज़ों के ऊपर, एक होगी आपकी कंटेंट रिसर्च, दूसरी होगी आपकी कंटेंट एडिटिंग। इन दोनों को इम्प्रूव करो, जितना हो सकता है इस पर काम करो, ताकि आपको ना तो ये कंटेंट वायलेशन की प्रॉब्लम आए और टिकटॉक के ऊपर भी आप जल्दी सक्सेसफुल हो जाओगे, ठीक है। ग्रुप में वही बात फिर से आ गई, एक दूसरे को अपने स्टैट शेयर किया करें, ठीक है। जो भी कन्वर्सेशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग पूरे ग्रुप को मेंशन करके हाँ भाई ये अकाउंट मेरा चेक करें क्या ये ठीक है। अब ये आप, अब पता क्या चीज़ है, ये सोच होती है कि अब अगर मैं अपना कंटेंट बताता हूँ तो सब लोग इस पर काम करना शुरू हो जाएंगे। इसमें ऐसा सच कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है।
रिजक जिसके हक में जितना लिखा हुआ उसको मिलना ही मिलना है। आप जहाँ पे किसी का, आपके भाई का फ़ायदा हो सकता है, आप उसका उसका फ़ायदा करो, ठीक है। अब मैं अपने अकाउंट्स दिखा के, सारी चीज़ें दिखा के आपको अगर समझाता हूँ या सारी चीज़ें करवाता हूँ, आप जो है अपने थ्रू आउट हेल्प हेल्प करो। एक कम्युनिटी अपना ये सिस्टम इस तरह का बना लो कि हमने इस ग्रुप के अंदर एक दूसरे की हेल्प करनी है। क्योंकि समटाइम मैंने ये चीज़ ऑब्जर्व की है, जिस बंदे का काम का चलना शुरू हो जाता है वो ग्रुप से साइड हो जाता है, ठीक है। उसने ग्रुप में आना ही नहीं है, ग्रुप में सिर्फ ऑब्जर्वेशन करनी, हाँ भाई क्या क्या काम चल रहा है ग्रुप के अंदर, ना उसने कोई नॉलेज शेयर करनी, ना कोई इस तरह की चीज़ इंक्लूड करनी है जिससे किसी दूसरे का फ़ायदा हो। इन केस है कि आप अगर कोई चीज़ शेयर करते हैं जिससे किसी का फ़ायदा हो रहा है, तो हो सकता है कल को वो बंदा इसमें आपको बोले कि भाई इसमें दो चार चीज़ें और इंक्लूड करो, आपको ज़्यादा फायदा होगा, ठीक है। एक दिमाग एक ही होता है, 10 दिमाग जब मिलकर काम कर रहे होते हैं तो समझ लो कि आपका थिंकिंग लेवल भी एक्सपेंड होता है। उन बेसिस के ऊपर आपको आइडिया ज़्यादा आते हैं, टाइम आपका कम लगता है और आपको चीज़ें जल्दी क्लैरिफाई होना शुरू हो जाती हैं। तो ये चीज़ करें, कंटेंट वोलेशन से बचना है। कंटेंट अपनी एडिटिंग अच्छी कर लें, अपनी रिसर्च अच्छी कर लें, ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। फिर इसके बाद कम्युनिटी गाइडलाइंस की वायलेशन जो आपको आ सकती है या आती है इसके ऊपर भी हमने इन डिटेल डिस्कशन की हुई थी कि भाई कंटेंट वायलेशन क्या है, क्यों आता है, किन बेसिस के ऊपर आता है, किन टाइप के कंटेंट्स के ऊपर आता है। अब हमारे पास जो कंटेंट इस तरह का होगा जिसमें अडल्ट एक्टिविटीज़ है, ब्लड निकल रहा, फाइटिंग हो रही है, यूएफसी का कंटेंट है, डब्ल्यूडब्ल्यूई का कंटेंट है, बॉक्सिंग का कंटेंट है, कार एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, पॉलिटिकल कंटेंट है, या अब्यूज़ वर्डिंग्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, या हार्श एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इस तरह के कंटेंट्स होंगे तो इन बेसिस के ऊपर टिकटॉक आपको पकड़ेगा। इस तरह के कंटेंट्स का आपने अवॉइड करना है, इन पे काम करेंगे तो प्रॉब्लम आ सकती है। मेरी एक रिकमेंडेशन है, कंटेंट अब वो पकड़ो जिसके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज बोली जा रही है। इस कंटेंट का फ़ायदा क्या होगा आपको, इसके ऊपर आपको आरपीएम अच्छा मिलने के चांसेस होते हैं, अर्निंग अच्छी होने के चांसेस होते हैं। मोस्टली लोग क्या करते हैं आप में से, वो एएसएमआर टाइप कंटेंट की तरफ भागते हैं, वो फनी कंटेंट की तरफ भागते हैं, वैसे कंटेंट की तरफ भागते हैं जो ईजी हो, ठीक है। इसमें इजी तो आपको नज़र आ रहा है, लेकिन बाद में आपने देखना है कि यार मैं 20 दिन काम किया है इसके ऊपर, मुझे रिजल्ट्स नहीं आए हैं। तो वो 20 दिन आप उस कंटेंट के ऊपर ज़ाया कर रहे हो बनस्बत इसके कि आपको एक अच्छा कंटेंट पकड़ के उसके अच्छे से एडिटिंग करके उसको आगे लगाओ, जिसके अंदर कोई लैंग्वेज हो, लैंग्वेज वाला कंटेंट लगाओगे तो आरपीएम आपको टिकटॉक बड़ा ही अच्छा देगा, ठीक है। और ये मैं खुद प्रैक्टिकली इन्हीं टाइप के कंटेंट्स के ऊपर काम कर रहा हूँ, और क्लासेस में भी मैंने ये चीज़ बताई थी कि भाई वो कंटेंट जिसके अंदर लैंग्वेज है टिकटॉक उसके ऊपर आपको आरपीएम अच्छा देता है, स्पेशली इंग्लिश लैंग्वेज, ठीक है। इन पे काम करें। फिर इसके बाद कम्युनिटी वायलेशंस को हमने डिस्कस कर लिया, इन जो जो कंटेंट्स तो आपको ऑलरेडी पता हुआ, मैंने बताया कि भाई इन पे काम नहीं करना। फिर हमारे पास आ जाता है सिक्योरिटी वायलेशंस। अब सिक्योरिटी वायलेशंस में क्या होता है कि कुछ चीज़ें टिकटॉक के ऊपर, टिकटॉक कहता है कि आप अगर अगेन एंड अगेन करते हो तो मैं आपको प्रॉब्लम्स कर सकता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आप अपने किसी एक अकाउंट को बार बार लॉग इन लॉग आउट कर रहे हो, तो उन बेसिस के ऊपर टिकटॉक आपको सिक्योरिटी वायलेशंस दे सकता है। उस बेस पे क्या होगा, आपका अकाउंट टेम्परेरीली सस्पेंड हो सकता है या बैन कर सकते हैं आपको परमानेंटली, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ टिकटॉक की स्पैम एक्टिविटी के अंदर कंसीडर होती है, ठीक है। ये चीज़ होती है। या आप अपने एक अकाउंट को जो आपने फ्रेश क्रिएट किया हुआ है, एक ही दिन में एक पे लॉगिन किया, दूसरी पे किया, तीसरी पे किया, चौथी पे किया, इतनी सारी डिवाइसेस के अंदर लॉगिन करते हो तो इन बेसिस के ऊपर भी अकाउंट हमारे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं, या आपने काम भी नहीं करना। फिर इसके बाद सिक्योरिटी वायलेशंस के अंदर हमारे पास एक और चीज़ आ जाती है वो ये है कि आपके कंटेंट में क्रिमिनल एक्टिविटीज़ नहीं होनी चाहिए। मोस्टली लोग क्या करते हैं, वो पुलिस स्कैम कंटेंट के ऊपर काम कर रहे होते हैं, ठीक है। पुलिस स्कैम कंटेंट मतलब उसमें क्रिमिनल एक्टिविटीज़ हो रही है, पुलिस एक क्रिमिनल को पकड़ रहा है तो वो एक क्रिमिनल एक्टिविटी है, उस टाइप का कंटेंट होगा तब भी आपको सिक्योरिटी वायलेशन आ सकती है। फिर इसके बाद इलीगल कंटेंट या इलीगल एक्टिविटीज़ अगर होती हैं, तो इलीगल कंटेंट या इलीगल एक्टिविटीज़ के अंदर वो कंटेंट जिसमें बमबारी हो रही है, ठीक है। अब ये अगर वॉर चल रही है तो बमबारी वाले क्लिप्स आप नहीं लगाएंगे, उन बेसिस के ऊपर टिकटॉक आपको वायलेशन दे सकता है, लेकिन नॉन मोनेटाइज के ऊपर काफ़ी कम चांसेस होते हैं। फिर भी आप इस चीज़ के ऊपर एहतियात करेंगे, न्यूज़ का कंटेंट आप लगाओगे, पाकिस्तान इंडिया की जो भी न्यूज़ हैं उनको उठा के लगाओ। 1 लाख व्यूज़ पूरे करो, ज़रूरी नहीं है कि यूएसए की न्यूज़ ही लगानी है। आप 1 लाख व्यूज़ पूरे करो, कुछ नहीं होगा। 1 लाख व्यूज़ पूरे होने के बाद आप सिंपली उसका कंटेंट चेंज करके आगे यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सिक्योरिटी वायलेशंस के अंदर हमारे हमारे पास ऐसा जिस तरह की ये पॉलिसीज़ आ जाती हैं, इनको आप अगर वायलेट करते हैं तो तब आपको प्रॉब्लम आ सकती है। मतलब ये कि ये वो सारी चीज़ें जो प्रीवियसली में हमने इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन की हुई थी। टिकटॉक की जब क्रिएटिविटी प्रोग्राम बीटा से क्रिएटर रिवॉर्ड के अंदर मोनेटाइजेशन स्विच हुई है, ठीक है। तो अब जनवरी हुई थी ये 2023 जनवरी फरवरी के मिड में,
उसके बाद ये टिकटॉक ने अपनी पॉलिसीज लॉन्च कर दी थी, लेकिन ऑफिशियली अब जो है हर अकाउंट के ऊपर उसको वो अनाउंस कर रहा है कि भाई ये मेरी पॉलिसीज है, ठीक है। तकरीबन 1.5 साल के बाद टिकटॉक अब इस चीज़ को अनाउंस कर रहा है ऑफिशियली हर अकाउंट के ऊपर कि ये मेरी पॉलिसीज है। अब वही बात आ गई कि जब कोई अपडेट आती है टिकटॉक उसी टाइम हर एक कंट्री के अंदर उसको विजिबल नहीं करती, ये कंट्री वाइज चीज़ें अपडेट होती है, हमें फिर उसी के साथ साथ चलना पड़ता है। अगर 1 मिनट ग्रोथ प्रोग्राम था तो वो पिछले साल दिसंबर की 15 तारीख को ख़त्म हुआ था, और अभी तक अकाउंट चल रहे हैं उनमें से, ठीक है। वो मतलब मोनेटाइज हो रहे हैं, चल कोई नहीं रहा, ठीक है। वो भी ये चीज़ थी कि टिकटॉक ने उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए टाइम लेना था, क्योंकि एक चीज़ को एकदम एक बटन दबाने से ये चीज़ें नहीं होनी है, इनको सारी चीज़ें चेकआउट करना पड़ती है। बेसिकली कि सारी बैकएंड पे प्रोग्रामिंग है, तो इस चीज़ को वाइंड अप करने में टाइम लगता है, तो ये चीज़ें होती हैं, ठीक है। बाकी एक ऐसा टिकटॉक के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वो सारी चीज़ें जिसके ऊपर हमने डिस्कशन की थी, हमने इन चीज़ों के ऊपर काम नहीं करना, या जो प्रॉब्लम्स आ सकती है हमारे पास कम्युनिटी गाइडलाइंस की सारी जो हमने डिस्कशंस की थी क्लास 8 के अंदर की, ये पॉलिसीज़ हैं, इनको हमने ध्यान में रखते हुए काम करना है। ये चीज़ जब आप अपने ध्यान में रखोगे, एक आप अपने पैसे भी अच्छे बना लोगे, आपका कंटेंट भी डिस्क्वालीफाइड नहीं होगा, आपको प्रॉब्लम्स भी कम आएगी। मोस्टली लोग क्या करते हैं, उन्होंने अगर कंटेंट रिसर्च करनी है, अगर फॉर एग्जांपल कोई एक स्पेसिफिक कीवर्ड लिखा है, अब मुझे वो बात फिर से आपको मैं रिमाइंड करवाऊँ, जो मैंने वो डायरी ऑफ सीईओ वाली पोस्ट भेजी थी ग्रुप के अंदर, सभी फिर उसी के ऊपर लग गए थे। ये चीज़ ना करें, ये एल्गोरिदम आपको पकड़ेगा, प्रॉब्लम्स आएंगी, ठीक है, काम नहीं चलना। तो यह है कि आप थोड़ा सा अपने से सोचें कि यार एक चीज़ के ऊपर अगर सभी बंदे काम कर रहे हैं, तो मैं भी अगर उसमें घुसता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं भी कंपटीशन में आ गया हूँ, ठीक है। और कंपटीशन में प्रॉब्लम ज़्यादा आती हैं। आप आउट ऑफ द बॉक्स कोई चीज़ निकालो, आउट ऑफ द बॉक्स को काम करो। बड़ी चीज़ें ऐसी है, लेकिन यह है कि आप अगर मुझे बोले कि मौसम भाई आप बता दो, मैं आपको बता दूं, लेकिन उसमें आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। जब तक आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, फिर समझ लो कि आपने हर बार मुझे बोलना मोहसिन भाई आप बताएंगे तो हमने काम करना है, नहीं तो हम बैठे हुए हैं, ठीक है। तो ये चीज़ नहीं है, आपको खुद से अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा। कंटेंट रिसर्च करें, मुझे चेक करवाएं, मैं खुद चेक करके बताऊंगा। जो भी प्रॉब्लम्स हैं मुझसे डिस्कस करें, मैं खुद उनको सॉल्व करूंगा। कंटेंट आपकी एडिटिंग है, मुझे चेक करवाएं मोहसिन भाई, ये चेक करके बताएं क्या एडिटिंग ठीक है, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें आपको वेरीफाई करके दूँ। काफ़ी लोगों की अभी जो मेन जो चीज़ मेरी समझ में है, दो चीज़ों में इंप्रूवमेंट होने वाली, कंटेंट रिसर्च, कंटेंट एडिटिंग, इन दोनों पे काम करना शुरू कर दो, फ़ायदे में रह जाओगे। 1 मंथ के बाद आप बोलोगे कि मोहसिन भाई ये बात आपने जो बोली थी वो बड़े ही पते की बोली थी, ठीक है। इन पे काम करोगे तो ये है कि अच्छे पैसे बनेंगे, सारी चीज़ें अच्छी होंगी। अभी बड़ी ही आपकी इसमें इम्प्रूवमेंट होने वाली कंटेंट रिसर्च और कंटेंट एडिटिंग, ठीक है। इन पे काम करो, आपको कोई प्रॉब्लम इनमें से नहीं आएगी, ना कोई कम्युनिटी गाइडलाइन आएगी, ना कोई कंटेंट वायलेशन आएगी, ना कोई सिक्योरिटी प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अगर आपकी कंटेंट रिसर्च अच्छी है, फिर उसके बाद अगर कंटेंट एडिटिंग अच्छी है, तो वो चलेगा भी लॉन्ग टर्म और अच्छे पैसे भी बना के देगा, ठीक है। तो ये राइट नाउ टिकटॉक के ऊपर जो भी पॉलिसीज़ थी वो चल रही हैं। एज सच फर्दर कोई टिकटॉक के ऊपर पॉलिसीज़ नहीं है। इन फ्यूचर अगर कोई अपडेट आती है तो वो मैं आपको कन्वे करूँगा, उन बेसिस पे कि हम उसको फर्दर फिर साथ साथ डिस्कस करते जाएंगे।